आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है 15,000 का निवेश कैसे बना 19 लाख करोड़ का एम्पायर, रिलायंस इंडस्ट्रीज अंबानी आसान भाषा में। ओके, आज मतलब ऐसे पॉज लिया ना, मेरे को लगा तुमने कंप्लीट पढ़ लिया। वो बेसिकली हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश थी ना, तो इस वजह से पॉज हो गया। ओके, एनीवे गाइस, देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। साल 1957 मुंबई से 2600 किलोमीटर दूर बसा एक देश यमन। दो नौजवान चचेरे भाइयों ने एक फैसला किया, भारत से मसाले और पॉलिस्टर यमन में एक्सपोर्ट करेंगे। 15,000 रुपए से शुरुआत हुई एक कंपनी की। कट टू साल 2024, ये कंपनी एक दशक से भी ज्यादा समय से भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मालिक सिर्फ देश का सबसे अमीर इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में एक है। 15,000 रुपए से शुरू हुई इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लेकिन मंजिल से ज्यादा मजा 66 साल लंबे रास्ते में है। इस सफर में कई कहानियां भी हैं। इसमें एक कहानी यमन में काम करे एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट की, जो 50 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक बन गया। इसमें एक कहानी अदावत की भी है, या यूं कहीं तो व्यापारिक अदावत की। एक 100 साल पुरानी कंपनी से लड़ाई और उसमें नेताओं और पत्रकारों का इन्वॉल्वमेंट। एक कहानी है घर के भीतर चल रही लड़ाई की, बंटवारे की, और एक कहानी है बिजनेस वेंचर्स की। कहानी है आरोपों की। कैसे आरोप? नेताओं और बिजनेस के बीच के नेक्सस के आरोप। कई चुनौतियां, कई कंट्रोवर्सीज, कई उपलब्धियां और कई रिकॉर्ड्स। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करें, लेकिन औपचारिकता के लिए कंपनी का नाम बता देते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के इतिहास, बिजनेस वेंचर्स और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। रिलायंस की बात करनी है तो शुरुआत धीरूभाई अंबानी से ही करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के जर्नलिस्ट हामिश मैकडोनल्ड ने धीरूभाई अंबानी की एक बायोग्राफी लिखी है। इसके अनुसार धीरूभाई अंबानी कहते थे, द ऑर्बिट गोज ऑन चेंजिंग, नोबडी इज परमानेंट फ्रेंड, नोबडी इज परमानेंट एनिमी, एवरीबडी हैज हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट, वंस यू रिकॉग्नाइज दैट एवरीबडी वुड बी बेटर ऑफ। माने रास्ते बदलते हैं, कोई भी किसी का परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। इस बात को समझने से सबका फायदा होता है। कुल मिलाकर कहें तो बात सिर्फ इतनी सी है, धंधों से मतलब है। साल 2014 में फ्रंटलाइन द हिंदू में धीरूभाई अंबानी पर एक लेख छपा। इसमें धीरूभाई अंबानी का जिक्र करते हुए लिखा गया था, धीरूभाई अंबानी को रूल्स की मास्टरी थी। उन्हें इस बात की भी समझ थी कि कब और कहां इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। उन्हें पता था सरकारें और नौकरशाही कैसे काम करती हैं। इसी समझ का फायदा उठाते हुए धीरूभाई अंबानी ने भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी खड़ी की जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज में अपनी जगह बनाई। एक इंसान जिसे बहुत कम लोग प्यार या नफरत नहीं करते थे। धीरूभाई अंबानी की पर्सनालिटी और अप्रोच को अगर हम समझें तो रिलायंस की शुरुआत को समझना आसान होगा। साल था 1957। धीरूभाई अंबानी यमन में नौकरी करते थे, पहले एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के तौर पर, फिर एक क्लर्क के तौर पर। इसी बीच वो अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी से मिले। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का बिजनेस करना है। भारत से पॉलिस्टर और मसालों को यमन को एक्सपोर्ट करेंगे। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक छोटे से कमरे को ऑफिस बनाया गया और एक कंपनी का जन्म हुआ, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। लेकिन साल 1965 में धीरूभाई अंबानी और दमानी के बीच पार्टनरशिप खत्म हो गई। वजह थी बिजनेस के अप्रोच में फर्क। एक तरफ जहां धीरूभाई अंबानी रिस्क और इनोवेशन के तरीके का इस्तेमाल करते थे, वहीं दमानी बहुत सोच समझकर फैसले लेने वालों में से थे। लेकिन इसके बाद भी अंबानी ने पॉलिस्टर के बिजनेस को कंटिन्यू किया। अगले ही साल यानी 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई और 1966 में ही नारोदा गुजरात में एक सिंथेटिक फैब्रिक की मिल भी लगाई। हालांकि कपड़े का व्यापार इतना आसान नहीं था। बड़े मिल मालिकों के आदेश पर होलसेलर्स ने रिलायंस का माल उठाने से मना कर दिया। इसके लिए धीरूभाई अंबानी ने नया रास्ता निकाला। होलसेलर्स को बाईपास कर सीधा दुकानदारों से उन्होंने डील की। अच्छी क्वालिटी, सही दाम और बिना एडवांस मांगे ऑर्डर लेना। इसने मार्केट में रिलायंस को एक अलग पहचान दी। 1975 में जन्म हुआ एक ब्रांड का विमल। आने वाले समय में एक आइकॉनिक ब्रांड बना। इससे जुड़ा एक कमाल का किस्सा भी है। ब्रांड के लॉन्च के सिर्फ 2 साल बाद 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना आईपीओ निकाला। आईपीओ माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी चाहती है कि वो खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करे, उसके लिए उसे कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, जिसके बाद उसके कुछ शेयर मार्केट में उतारे जाते हैं।
इन्वेस्टर्स इसके लिए सब्सक्राइब करते हैं। कमाल की बात यह है कि 2 साल में विमल ने ऐसी धूम मचाई कि आईपीओ 7 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। इसका सीधा मतलब है कि रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की साख बढ़ रही थी। साल 1980 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे। पातालगंगा में रिलायंस ने अपना पहला पेट्रोकेमिकल और पॉलिस्टर फिलामेंट प्लांट लगाया। यहाँ आया कहानी में एक मोड़, एक बड़ी और लंबी अदावत की शुरुआत हुई। फ्रंटलाइन द हिंदू के जिस आर्टिकल का जिक्र हमने अभी किया था, उसी आर्टिकल में इस दिलचस्प लड़ाई के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम आपको उसी के हवाले से इस किस्से के बारे में बताते हैं। इसे समझने के लिए आपको इसके सभी पात्रों से अवगत होना भी जरूरी है। नुस्ली वाडिया बॉम्बे डाइंग के मालिक, रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के चेयरमैन, एस गुरुमूर्ति गोयनका के अकाउंट बुक्स को मैनेज करते थे, साथ ही विदेशी जागरण मंच के कन्वीनर भी थे। अरुण शौरी जर्नलिस्ट जो बाद में केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। किरदार आपको मालूम पड़ गया, किस्से पर चलते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि बॉम्बे डाइंग और रिलायंस के बीच मार्केट में काफी कंपटीशन था। ये कंपटीशन 1980 के बाद से शुरू हो गया था। एक तरफ था रिलायंस का पीटीए प्यूरिफाइड टेराफेथिलिक एसिड और दूसरी तरफ था बॉम्बे डाइंग का डीएमटी डाइमिथाइल टेराफेथिलिक एसिड। नुस्ली वाडिया और रामनाथ गोयनका अच्छे मित्र थे। वाडिया ने गोयनका से शिकायत की। वाडिया का मानना था कि इंडियन एक्सप्रेस में बॉम्बे डाइंग के खिलाफ छप रहे आर्टिकल्स अंबानी कैंप की तरफ से प्लांटेड हैं। गोयनका इसकी किसी ऐसे व्यक्ति से जांच करवाना चाहते थे जर्नलिज्म के बैकग्राउंड का ना हो। इसके लिए उन्होंने चुना एस गुरुमूर्ति को। एस गुरुमूर्ति ने अपनी रिसर्च और आर्टिकल्स के दम पर पॉलिटिक्स और बिजनेस के बीच के एक नेक्सस को प्रूव करने की कोशिश की। आखिर में रिलायंस की जीत हुई, लेकिन गुरुमूर्ति के आर्टिकल्स ने इस जीत के पीछे की कुछ दिलचस्प चीजें सामने रखी। उनके इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि प्रणब मुखर्जी जो इंदिरा गांधी के पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने रिलायंस की मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुमूर्ति के साथ मिलकर अरुण शौरी ने भी कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जिनमें ये प्रूव करने की कोशिश हुई थी कि रिलायंस ग्रुप को सरकार ने मदद की है। लेकिन समय बदला। अरुण शौरी ने बीजेपी ज्वाइन की, वो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बने। उनके दौर में आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। आईपीसीएल यानी इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी थी। आईपीसीएल के डिसइन्वेस्टमेंट में 26% शेयर्स बेचे गए और इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा। इस अदावत को समझने के बाद अब लौटते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। उन्नीस में रिलायंस टेक्सटाइल्स का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया। 1992 यानी लिबरलाइजेशन के पहले तक कंपनी ने पॉलिस्टर धागों पर फोकस किया और सालाना 1,45,000 करोड़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बना ली। लिबरलाइजेशन के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई नए क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। साल 1996 में रिलायंस ने अमेरिका की कंपनी NYNEX के साथ मिलकर रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड बनाया। इसी के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी इस बिजनेस ग्रुप के कदम पड़ गए। साल 1998 में आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें 26% स्टेक रिलायंस ने खरीदा। इसका किस्सा हमने थोड़ी देर पहले ही आपको सुनाया है। इसी बीच में रिलायंस ने पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम शुरू किया। साल 2000 में जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनी। साल 2002 कृष्णा गोदावरी बेसिन, इस क्षेत्र में रिलायंस ने देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस के स्रोत को डिस्कवर किया। भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा किया था। बिजनेस टुडे के आर्टिकल के मुताबिक 2002 में कंपनी का मार्केट कैपिटल 28,000 करोड़ रुपए था। इसी साल 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसी साल जुलाई से नवंबर के बीच कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके पीछे कृष्णा गोदावरी गैस एक्सप्लोरेशन एक बड़ी वजह थी। धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने और अनिल अंबानी वाइस चेयरपर्सन बने। धीरे धीरे परिवार के बीच का डिस्प्यूट पब्लिक होने लगा। दोनों भाइयों के बीच उनकी मां कोकिलाबेन ने सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर में साल 2005 में कंपनी का बंटवारा हुआ। बंटवारा कैसे होगा, इसका प्लान कोकिलाबेन और परिवार के पुराने साथी केवी कामत ने बनाया। केवी कामत उस वक्त आईसीआईसीआई के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्केट कैपिटल भी 42,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 99,000 करोड़ रुपए हो चुका था। बंटवारे में मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईपीसीएल मिला और अनिल अंबानी को रिलायंस इन्फोकॉम, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल की जिम्मेदारी मिली। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया। अनिल अंबानी की हालत तो खस्ता हो गई, लेकिन मुकेश अंबानी ने इस एम्पायर को और भी बड़ा बना दिया। मुकेश अंबानी के अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरक्की जारी रही। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत और दुनिया के बड़े बिजनेस हाउसेज में अपना नाम बनाया।
आज रिलायंस का कई क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है, जैसे ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल स्टोर्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशंस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी। इस साल मार्च में इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल छपा। इसके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 10 सालों में $125 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे ज्यादा फोकस टेलीकॉम सेक्टर और हाइड्रोकार्बन पर है। हाइड्रोकार्बन यानी पेट्रोलियम। 2013 से 2018 के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब $30 बिलियन रुपए में कहें तो 2.5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट किए हैं। इसमें पेट्रोल पंप से लेकर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में किया गया इन्वेस्टमेंट शामिल है। इसके अलावा साल 2013 से लेकर 2024 के बीच 4G और 5G नेटवर्क के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब $60 मिलियन या 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफी खर्च किया गया। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में रिजल्ट देने वाले कुछ और प्रोजेक्ट्स में रिलायंस ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे रिटेल, रिलायंस फ्रेश और रिलायंस डिजिटल जैसे इनिशिएटिव्स में। इसके अलावा न्यू एनर्जी में भी रिलायंस अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोलर और बैटरी प्रोडक्शन के साथ विंड एनर्जी फार्म्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये तो हो गई नए इन्वेस्टमेंट्स की बात। किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए कंपनी के कुछ आंकड़ों को देखा जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को समझते हैं इन आंकड़ों के जरिए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। साल 2005 में जब कंपनी का बंटवारा हो रहा था तब मार्केट कैप 99,000 करोड़ रुपए था। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ से ज्यादा है, माने 20 साल में 19 गुना। कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2002 में कंपनी का रेवेन्यू 41,000 करोड़ रुपए के आसपास था। वहीं साल 2022 माने 20 साल में बढ़कर करीब 8 लाख करोड़ रुपए हो गया था। प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी बेहतरीन बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साल 2002 में कंपनी का प्रॉफिट 3,280 करोड़ था। 20 साल में प्रॉफिट लगभग 21 गुना बढ़ा। साल 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 67,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। वही कंपनी के एक्सपोर्ट्स पिछले 20 सालों में हर साल 17% से बढ़े हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंपनी भी है। इतने सालों की जर्नी, कई सवाल, कई उपलब्धियां, यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज की कहानी। बहरहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश सिंह। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई अंबानी जी पे वैसे मूवी जो है गुरु जो है बनी हुई है और वो हमने देखी भी है। जब आप मूवीज देखते हैं ना तो भाई मूवीज में जो है ना लिटरली स्ट्रगल जो है वो एक बहुत डिफरेंट तरीके से जो है वो दिखाई जाती है, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा सा ड्रामाटाइज भी जो है वो मूवी को जो है वो किया जाता है। लेकिन भाई जब आप रियल लाइफ में जो है ना उनके किस्से सुनते हैं, क्योंकि भाई डिफरेंट लोग जो है ना वो डिफरेंट उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल फेज होते हैं, किस्से जो होते हैं वो नरेट करते हैं, तो भाई तब आपको सही पता चलता है कि भाई कितनी कठिन और कितनी ज्यादा स्ट्रगल जो है वो उन्होंने की है। क्योंकि मुझे लगता है 2-2.5 घंटे की मूवी में आप किसी की पूरी लाइफ को जो है वो नहीं बता सकते, और जो जो चीजें उनकी लाइफ में हुई होती हैं। अभी जैसे हम लोगों ने आज वीडियो में देखा कि मतलब उन्होंने 15,000 रुपए से स्टार्ट किया, और उससे पहले जो उन्होंने जॉब की, एक पेट्रोल पंप पर उन्होंने जॉब की, फिर उसके बाद क्लर्क की जॉब उन्होंने की, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की अपने कजन के साथ मिलकर बिजनेस का। तो जैसे वीडियो में बताया भी गया कि वो रिस्क लेते थे, रिस्क टेकर थे। तो जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मुझे लगता है कि बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेने में यकीन रखता है। क्योंकि जो आम इंसान होता है ना उसको ये होता है कि हाय हमारे पैसे ना डूब जाएं, वो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, उसको अपनी सेविंग्स का बहुत ज्यादा पड़ा होता है। यार इसमें कोई शक नहीं, सेविंग्स जो है वो आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा जो है मैटर करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो है बिजनेसमैन को आप देखते हैं ना तो नो डाउट भाई वो बेशक लोन लेकर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन जब उनका एक मार्केट में एक ट्रस्टेड नाम बन जाता है ना तो फिर जो आप कह लें कि उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं ना जिन्हें हम इन्वेस्टर कहते हैं, भाई वो उन पे ब्लाइंडली जो है वो ट्रस्ट भी आपको करते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ भाई ट्रस्ट बनाना जो होता है ना मार्केट में वो बहुत ज्यादा जो है मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं कि भाई हमारे साथ आप बिजनेस करें, इस चीज में हमारे साथ इन्वेस्ट करें। लेकिन एक नाम ऐसा जिसपे लोग आप कहते हैं ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं वो बहुत कम जो है वो होते हैं। और आप बेशक गुरु मूवी देखें उसमें भी ये चीज जो है आपको नजर आती है कि भाई लोग उनपे जो है वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इवन कि जब उनपे केस चल रहे होते हैं, ठीक है ना, वो जो है कोर्ट्स में जो है जाते हैं या अपनी फैक्ट्री को लेकर जो उनके इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आम इंसान का जो उनपे ट्रस्ट होता है वो काफी ज्यादा आपको जो है वो दिखाई देता है। बिल्कुल। और बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन हमेशा कहते हैं कि क्रेडिट पर काम करता है, वो अपना पैसा उसमें नहीं लगाता, वो पैसा दूसरों का लगवाता है और बिजनेस करता है, और वही कामयाब बिजनेसमैन होता है। क्योंकि मुझे यही बात होती है कि जैसे एक आम इंसान की सोच होती है नहीं हम अपना पैसा लगाएंगे, हम किसी से बोरो नहीं करेंगे ऐसा,
तो उस चक्कर में आपके पैसे कभी भी जो है ना उतने मतलब आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते जितना कि आप दूसरों के पैसों को आपको स्किल आती है कि किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। इनफैक्ट आज की भी अगर हम लोग बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तुम देखो वो स्टॉक मार्केट में होती हैं, लोग जो हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे शेयर्स भी खरीदते हैं, बड़े बड़े भी इन्वेस्टमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं पर वो लोगों के पैसों को ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। और ये आर्ट क्योंकि एक बंदे में होता नहीं है, तो इसलिए जो बिजनेसमैन है वो इसका एडवांटेज लेता है और जिस तरीके से वो अपनी एक एम्पायर बनाता है और उससे इतने सारे लोगों को फायदा होता है। सो अगर हम लोग धीरू भाई अंबानी जी की भी बात करें तो मतलब हम लोगों को आज उनकी एक एम्पायर तो नजर आ रही है, लेकिन जो उनकी एक स्ट्रगल है, जो उनका फेज है जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कठिनाइयां देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, वो चीज जो है कहीं ना कहीं पर फिर पीछे रह जाती है। लोग उस पर कम फोकस करते हैं और जो चीज सामने नजर आ रही होती है उस पर ज्यादा डिबेट करते हैं। बिल्कुल। और एक चीज जो है जो बहुत आपको जो है बिजनेस जो एक जो कारोबारी परिवार होता है उसमें देखने को जो है वो मिलती है। जैसे जो है बीच में जो है वो दिखाया गया कि बंटवारे की जो है वो बात जो है वो 2-3 बारी जो है उसका जिक्र किया गया और आखिर 2005 में जो है वो इशू भी जो है वो रिजॉल्व कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि जब जो है ना आपके घर के बड़े जो हैं वो खुद ही आपको जो है ना जिम्मेदारियां जो है वो सौंप देते हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं कि भाई नहीं ये सेक्टर मेरा होगा, ये सेक्टर मेरा होगा। और जैसे हम सुनते हैं कि भाई दोनों भाइयों को नसीहत भी की गई थी, एडवाइस की गई थी कि भाई एक दूसरे के जो है ना वो कारोबार में इंटरफेयर जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट जो है ना वो नहीं करनी। तो आप आज जो है वो चीज देखने को आपको मिलती भी है कि भाई मुकेश अंबानी जी जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल जो है वो बिजनेसमैन है। नो डाउट जो अनिल अंबानी जी हैं उनका बिजनेस उस तरह नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो इंडिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हैं। बिल्कुल। और ये तो फिर वही बात आ जाती है कि लाइक किसी के हिस्से में ज्यादा लिखा है, किसी के हिस्से में कम लिखा है, किसी के जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं और किसी की डिसीजंस जो है वो इतने ज्यादा काम नहीं करते। तो लेकिन ये कि मैं ये बात जरूर बोलूंगी कि जो थ्रू आउट हम लोग एक रिलायंस की मतलब बैकग्राउंड देखते हैं, स्टोरी देखते हैं। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखी थी नीता अंबानी जी की, वो एक इंटरव्यू दे रही थी और उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि हर शाम को उनके जो फादर इन लॉ हैं वो उनको लेकर बैठ जाते थे और बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स सारी उनसे ये कॉन्वर्सेशन वो करते थे डेली। तो देखो ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरह का एक इन्वायरमेंट घर में क्रिएट कर रहे हो, अपने लोगों को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये चीजें वाकई में बहुत ज्यादा इनका एक इम्पैक्ट होता है। और आज हम लोग नीता अंबानी जी को भी देखते हैं कि डिफरेंट बिजनेस में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल मैं कहूंगी कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने शादी भी देखी है, ठीक है, प्री वेडिंग देखी जो सबको शादी लग रही थी। शादी तो लंदन में हो रही है। हाँ मैंने सुना है अबू धाबी और यूके में, मतलब जो तेल मेहंदी वगैरह वो शायद अबू धाबी में हो रही है और बाकी जो शादी है मतलब मेन सेरेमनी जो है वो यूके में हो रही है। तो अभी खैर वो आएंगी वीडियोस तो जरूर हम आपके साथ बैठकर देखेंगे। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री की जो स्टोरी है वो कितना इंस्पायर करती है, कितना मोटिवेट करती है, जरूर बताइएगा हम लोग कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें हमारी वीडियो चैनल करें, वीडियो गुड बाय।